आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती है? जी, मैं कह रहा हूं कि लोकसभा सीट यदि बढ़े ना भी तो घटेगी, इसकी उम्मीद में आप न रहें, बिल्कुल ना रहें। बंगाल सवाल नहीं है, घटने का सवाल नहीं है। फिर तो ममता बनर्जी अपनी तरफ पे कमजोर है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो वहां पे मूड मुझे दिखता है, उसमें जो अभी पूरे हिंदुस्तान में ये मूड चल रहा है कि आप असेंबली इलेक्शन में एक पार्टी को दें और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किसी और को दें, ये इमेजिनेशन मुझे लगता है कि बंगाल तक भी चला गया है। और पिछली बार जो 17% एक्स्ट्रा वोट इनको आया था, उसी इमेजिनेशन का हिस्सा था, और वो इमेजिनेशन मुझे मरता हुआ बंगाल में नहीं दिख रहा है इस वक्त भी। मुझे ऐसा लगता है कि वो इमेजिनेशन बंगाल में जीवंत है, और इसीलिए बहुत आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए यदि बंगाल से इनको उतना ही सीट मिल जाए, कम से कम जितना पिछली बार मिल गया था। तो वैसे में ये उम्मीद करना कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दे अपना क्लेम लीडरशिप का और नीतीश जी को दे दें या ममता जी को दे दें, इस बात की उम्मीद मुझे लगता है कि अन्यथा है, ऐसा करना उचित नहीं होगा। और ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मनीन जी, बिहार में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। ये कहना कि जेडीयू और आरजेडी का अलायंस हो गया है तो पुराने पैटर्न पे चलेगा, ऐसा नहीं है। और एक बहुत बड़ा तबका जो है ईबीसी का और बल्कि ओबीसी का बहुत बड़ा तबका शिफ्ट कर गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जितना तो मैं बिहार में समझ पा रहा हूँ, पिछले 2 ट्रिप के बाद जब जितना मैं समझ पा रहा हूँ बिहार में, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो अभी ईबीसी के ऊपर काम भी कर रहे हैं, दलित पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का ये मानना है कि हर एक जो वोटर है उसका यदि फर्स्ट चॉइस नहीं है तो सेकंड चॉइस बीजेपी है। कहने का मतलब है कि जो लालू का स्ट्रॉन्ग बेल्ट है उसको छोड़कर बाकी जगह जो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं यादव, उनके अंदर भी सेकंड चॉइस के रूप में बीजेपी है। यदि वहां पर कोई यादव कैंडिडेट नहीं हो या वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इनका नहीं हो तो हो सकता है वो बीजेपी की तरफ मूव कर जाए। ये संभावना इवन यादव में लोग बता रहे हैं, और ईबीसी और दलित में तो बहुत बड़े पैमाने पे बता रहे हैं कि उसमें ये शिफ्टिंग की संभावना बहुत ज्यादा। जो पहले हम लोग सोचते थे कि वोटर आप शिफ्ट कर सकते हैं, एक ग्रुप, एक पार्टी जो है अपने वोटर्स को अपने अलायंस के लिए शिफ्ट कर सकता है, वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमने देख लिया कि बदल चुका है। ऐसा ही बदलाव बिहार में भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय इलेक्शन जो कहा कि ममता का कैंडिडेचर, आपके अगर एनालिसिस से हम चलें तो ममता का कैंडिडेचर तो बंगाल में ही फिनिश हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि बंगाल तो वो खुद अपना टर्फ नहीं बचा पाएंगी, तो नेशनल एस्पिरेशन की तो कोई का सवाल ही नहीं है। और जो आपका एनालिसिस है कि कांग्रेस उसे क्यों स्वीकार कर लेगी कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए? हाँ, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे लगता है कि यदि बंगाल में जितना सीट भाजपा को पिछली बार भी आया था उतना सीट भी आता है तो भी ममता जी का क्लेम नहीं रह पाता है राष्ट्रीय स्तर पे। तो राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा क्लेम कांग्रेस स्वीकार कर ले जहां की उनके पास कर्नाटका से ज्यादा सीट आने की संभावना है। अलायंस में भी कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, कांग्रेस भी चेहरा विहीन हो गई, अलायंस भी चेहरा विहीन हो गया है। और मैं अजीत जी को याद दिलाना चाहता हूं कि गुजराल या जो दूसरे थे देवेगौड़ा, ये दोनों आफ्टर इलेक्शन चॉइस थे, इनके चेहरे पे चुनाव कभी नहीं लड़ा गया था, याद रखिए आप। तो अभी जो लोग हैं इनके चेहरे पे कोई राष्ट्रीय चुनाव आप लड़ लेंगे ऐसी मुझे बहुत उम्मीद नहीं लगती है। फिर भी जो थोड़ी बहुत बची खुची उम्मीद है भी तो वो कांग्रेस में ही है, बाकी सब तो रीजनली फिनिश हो जाने वाले लोग हैं। कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई लेजिटिमेसी हो कि बहुत बड़ा चेहरा है, ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखता है मुझे। आशुतोष जी, हाँ आशुतोष जी, हाँ बोलिए। हेलो, हम कह रहे थे 2 चीज। ये सवाल आज के तारीख में क्यों उठ रहा है चेहरा का? इसीलिए उठ रहा है जो ये 3 असेंबली इलेक्शन के बाद और वैसे भी जो कांग्रेस की स्थिति है उसको देखते हुए, और अभी जो 6 तारीख का जो मीटिंग में जिस तरह का रिस्पॉन्स बाकी इंडिया अलायंस के पार्टनर दिए हैं, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है जो कांग्रेस के लीडरशिप में ये अलायंस पार्टनर नहीं चलने वाले हैं। इसीलिए चेहरा का सवाल। अब कांग्रेस के पास 2 ऑप्शन है,
अकेले चलो, चल ही रहा है चले, और नहीं यदि इस अलायंस के माध्यम से यदि चलना है तो फिर अलायंस पार्टनर के जो राय हैं उस हिसाब से आप चलेंगे, तो फिर आपका नेतृत्व आज के तारीख में आपके अलायंस पार्टनर नहीं मानते। यदि आपका नेतृत्व नहीं माने तो फिर बाकी जो है अलायंस पार्टनर, उसमें से कौन नेतृत्व करेगा, ये सवाल उठता है। ममता बनर्जी का नाम आया, नीतीश कुमार का आया, एक और नाम आ सकता है, शरद पवार का आ सकता है, कंसेंसस बिल्डर है, भले उनका स्ट्रेंथ या एज उनके फेवर में ना हो, लेकिन कंसेंसस बिल्डर है, बाकी पार्टी के साथ उनका कम्युनिकेशन होता है। वो एक ऐसे नेता हैं जो सबके साथ उनकी वार्ता हो सकती है, वो ममता बनर्जी हो कि नीतीश कुमार हो कि स्टालिन हो या जो भी हो, लेफ्ट हो, तो एक नाम वो है। क्योंकि अभी के तारीख में यदि इंडिया अलायंस के पास लीडरशिप का चैलेंज है तो वो पर्सनालिटी से ज्यादा होगा जो ऐसा हो जो कंसेंसस बिल्डर, हर पार्टीज को एक साथ लेके चले। क्योंकि ये तो मान के चलिए जो मोदी जी के चेहरा के सामने कोई एक लीडर अभी जनता के पास जाएगा, 4 महीना का इलेक्शन का टाइम बचा हुआ है, तो आप कोई वोट कैचर तो नहीं बनेगा। आपका जो रीजनल पार्टी के जो बेस हैं उसी को आप यदि मिला करके कंसोलिडेट करते हैं तो वही होगा। चेहरा तो हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर का होगा, बिहार में नीतीश लालू का होगा, कहीं ममता का होगा, कहीं कुछ का होगा, लेकिन इनके बीच में जो सामंजस्य बैठाना है, कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए अब लीडरशिप स्किल की जरूरत है। अभी वो देखना है जो वो कौन होगा। ममता को नीतीश नहीं मानेंगे, नीतीश को स्टालिन नहीं मानेंगे, और किसी को कोई नहीं मानेगा, सबको कांग्रेस नहीं मानेगा। उस स्थिति में हमको लगता है जो इनके पास शरद पवार एक अच्छा पॉलिटिकल बेट हो सकते हैं। एक तो ये सवाल है। दूसरा है जो अभी चर्चा हो रही थी बिहार की और बाकी राज्यों की। 15 में हम गए थे चुनावी सर्वेक्षण में, घूम रहे थे बिहार में, उस समय दिख रहा था जो लालू और नीतीश का जो अलायंस है 2 और 2 मिला के 4 होता है, सीधे दिख रहा था। जो दोनों का जो है अलायंस हो गया, दोनों के जो वोट्स है एक दूसरे के ट्रांसफर हो जाएंगे और बीजेपी धाराशायी हो जाएगा, हो गया धाराशायी। लेकिन इस बार जो महेंद्र जी बोल रहे थे, हमारा भी जो अनुभव है, जो हम 2-3 बार जो भी गए हैं बिहार, सिचुएशन बदल गया है। उसका कारण है 9 साल का मोदी जी का रूल। बिहार में उन लोगों ने मेहनत किया है। जैसे यूपी में जो अमित शाह का फॉर्मूला था, जो नॉन जाटव कास्ट के भीतर हम लीडरशिप प्रमोट करें, उनको गोलबंद करें, वो स्ट्रैटेजी 15 में बिहार में नहीं कर पाया, लेकिन 23 आते आते बहुत हद तक यूपी के तर्ज जो सफल हुए हैं। अब उनके पास खास करके जो नॉन जादव और नॉन कुर्मी में भी है, लेकिन खास के नॉन जादव के भीतर उन्होंने जो मेहनत किया है, एक लीडरशिप को उन्होंने ग्रूम किया है, बनाया है। आज के तारीख में वो उनके हर कास्ट के भीतर कुछ फेसेज हैं। नंबर 2, आप कहिए मीडिया का ये पब्लिसिटी है जो भी है, मोदी का जो हाँ भैया सबको चुला दे दिया, गैस दे दिया, ये दे दिया, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दिया, वो तो चल ही रहा है। तो एक तरह से ये मिला के जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो है, उसके तहत अभी हमको लगता है बिहार का रिजल्ट बिल्कुल चौंकाने वाला होगा अगला इलेक्शन में। ये जो लोग बोल रहा है जो 2+2 हो गया, लालू नीतीश एक साथ आ गए बिहार में, वास्ट आउट तो नहीं, 50-50 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है, नेवर नो किस तरफ करवट बैठेगा। हाँ, एक तो ये चीज। दूसरा चीज हम ये कह रहे थे, आशुतोष जी अब इस पे ऐड करेंगे, जो पूरब में एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। अब मनिंदर जी और अजीत जी को याद होगा, एक समय पॉलिटिकल साइंटिस्ट लिखते थे सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो गया इंडिया में, हाँ 90s में। ऐसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कभी नहीं किए थे। अभी सेकेंड डेमोक्रेटिक चर्निंग चल रहा है। ये क्या है सेकेंड डेमोक्रेटिक चर्निंग? हर कास्ट के भीतर एक ऐसा क्लास इमर्ज किया है जो एस्पिरेशनल क्लास है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो गई है, कास्ट पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो गई है, लेकिन ये जो एस्पिरेशनल क्लास है उसको अपील कर रहा है मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। वो आप जो लिबरल डिस्कोर्स कहिए, जो भी कहिए, उस क्लास का एक नेचुरल अट्रैक्शन दिखता है इस पार्टी के लिए। और फिर जो सोशल इंजीनियरिंग और जो बाकी जो बूथ से लेकर के ऊपर तक का जो मैनेजमेंट है, इलेक्शनरिंग है, वो तो है ही, लेकिन एक इमेजिनेशन को पकड़ा है, उस क्लास के इमेजिनेशन को। और ये नॉर्थ इंडिया में बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी इस इलेक्शन में आप कह सकते हैं। इस चीज को यदि कांग्रेस ठीक से एनालाइज नहीं करेगा
तो अब सवाल दो उठता है, कांग्रेस के पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, संन्यास कि सत्यानाश। संन्यास मतलब यदि 6 साल का संन्यास ले ले तो सत्यानाश से बच जाएगा। और अजीत जी ठीक कर रहे थे, जो अब अपने को छोड़ के इंडिया अलायंस को प्रमोट करे तो संन्यास हुआ 6 साल का। और नहीं, यदि अपने को फोरफ्रंट में रखेगा तो ऑप्शन है सत्यानाश की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हो सकता है अगले इलेक्शन के बाद पार्टी का स्प्लिट भी हो जाए, और क्या रूप होगा कहना मुश्किल। 1 घंटा की चर्चा हम कर चुके हैं। जी मनीष जी बोलिए, आप कुछ उठा रहे थे, पहले बोल लीजिए फिर सवाल पूछेंगे। 2 छोटी छोटी बातें। पहली बात तो 2015 का जो चुनाव था, याद रखिए वो असेंबली चुनाव था। मैं बार बार इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इस वक्त भारतीय राजनीति में इस डिस्टिंक्शन कर रही है। तो अलायंस के बावजूद जो स्ट्रेंथ 2015 का था, अच्छे अलायंस के बावजूद वही स्ट्रेंथ पार्लियामेंट्री चुनाव में होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। उसके अलावा जो बात सतीश जी कह रहे हैं उससे मैं एग्री करता हूं कि इस वक्त का जो वहां पे माहौल है उसमें वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी पार्टीज की खत्म हो गई, ऐसा मुझे लगता है। पहली। दूसरी बात, ये जो सत्यानाश और संन्यास और सत्यानाश की बात कर रहे हैं, संभव प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि संन्यास लेने के बाद वापस गृहस्थ आश्रम में लौट पाएंगे कि सन्यासी दे के भेज देगा ऋषिकेश, ये सोचने की बात होगी। एक बार यदि आपने सन्यास ले लिया तो फिर सब चरण स्पर्श करके बोलेंगे अब जाइए ऋषिकेश में वास कीजिए, वापस लौटने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए राजनीति में ऐसा सन्यास लेना बड़ा ही घातक हो सकता है। आप अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़िए, और उस लड़ाई में आप हो सकता है घायल होके पड़ जाएं, लेकिन कम से कम आप मैदान से बाहर नहीं होंगे। संन्यास लेने तो मैदान से बाहर निकलना हो जाए, वो भी खास ऐसे मौके पे जब आप, ऐसा नहीं कि आप वाइप आउट हो गए हैं, ठीक है कि हार गए हैं इलेक्शंस में। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।